तो वेलकम टू फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में एचेलॉन फॉर्म के एचेलॉन फॉर्म किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एचेलॉन फॉर्म। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और इसमें हमारे कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है 0 2 3 4 5 9 0 7 0 0 3 4 1 2 5 0 0 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 8 6 एंड 0 0 0। ये तो पूरी जो रो है वो 0 ही है। ठीक, इसमें कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम, 8 1 2 3 4 5 रो है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात करें तो 5 रो और 8 कॉलम, तो यानी कि 5 इंटू 8 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसे देखना है पिवोट एलिमेंट। तो इस जो कॉलम नंबर 2 है इसमें पिवोट एलिमेंट ये है। फिर कॉलम नंबर 3 में पिवोट एलिमेंट कोई है ही नहीं। 4 में ये है और 5 में, कॉलम नंबर 5 में इसमें भी कोई नहीं है। 6 में है 5 और 7 में है 8 और 8 में तो कॉलम नंबर 8 में तो कोई है ही नहीं। ठीक, तो यानी कि पिवोट एलिमेंट हमारे हो गए यहाँ पर क्या 2 3 और 5 एंड 8, ये हमारे हो गए पिवोट एलिमेंट। यानी कि हर रो को क्या कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं। जैसे ये सबसे पहला रो है, ये रो है पहले रो का फर्स्ट लीडर, जिसे लीडिंग एलिमेंट या पिवोट एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया सेकंड रो का, ये हो गया थर्ड रो का और ये हो गया फोर्थ रो का। तो यहाँ पर अब हम एंट्रीज की बात करते हैं। तो ये जितने भी हैं, जैसे ये 0 एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज है, लेकिन किस नंबर पर? जैसे द एंट्रीज है A1 J1, यानी कि A1 मतलब पहला फर्स्ट रो एंड JI मतलब J1 मतलब फर्स्ट कॉलम, A2 J2 डॉट 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 AR JR, यानी कि ये वाला बोल रहे हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी होती है इसके बारे में। तो विच आर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, यही पिवोट एलिमेंट जिसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये हर रो को लीड कर रहा है, लीडर है, सबसे पहला एलिमेंट है, इसलिए लीडर बोला जाएगा इसे। ठीक, तो लीडिंग एलिमेंट इसे हम बोल सकते हैं। जो क्या है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। तो एलिमेंट इन दियर रिप्रेजेंट रो आर कॉल्ड द पिवोट ऑफ द एचेलॉन मैट्रिक्स। तो हम इसे क्या कहते हैं, पिवोट एलिमेंट ऑफ द एचेलॉन मैट्रिक्स। जो ऐसी मैट्रिक्स जो एचेलॉन फॉर्म में जैसे मतलब इस प्रकार की मैट्रिक्स जो यहाँ से डायगोनल अगर खींचे तो ऊपर अंक हो, यहाँ पर 0 हो, तो ये हमारी एचेलॉन फॉर्म की मैट्रिक्स होती है। तो इस टाइप की अगर मैट्रिक्स दी है तो उसमें जो हमारे पिवोट एलिमेंट होते हैं वही हमारे कहलाते हैं पिवोट एलिमेंट ऑफ द एचेलॉन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो नॉन जीरो एंट्री की बात करें तो J1 यानी कि कॉलम 1 की बात करें, कॉलम 1 J1 है, तो JI मान लिया। यहाँ पर कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 2 में जो लीडिंग अननोन है 2 है। यहाँ पर कॉलम बात कर रहे हैं J2 की, तो J2 हमारा ये J4 वाला, ये यानी कि कॉलम 4 है। कॉलम 6 कॉलम 7 इसमें क्या है, लीडिंग अननोन है। यहाँ पर वही बात आया जा रहा है कि A1 और J1 का मतलब A1 का मतलब फर्स्ट रो और J1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो हम देखने वाले हैं रो कैनोनिकल फॉर्म या रो रिडक्शन फॉर्म। ये होता क्या है, तो जो मैट्रिक्स होती चाहिए उसमें जो ईच यानी जो पिवोट होना चाहिए वो लीडिंग अननोन एंट्री, यानी कि इसे हम लीडिंग अननोन या लीडिंग अननोन भी बोलते हैं, पिवोट एलिमेंट भी बोलते हैं। वो क्या होना चाहिए, अगर 3 है तो उसे हमें 1 बनाना है। जितने भी पिवोट एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर 1 बनाना है। और जैसे ये कॉलम है 3 और 1, ये कॉलम है, अगर ये 1 है हमारा पिवोट एलिमेंट है तो बाकी सब 0 होने चाहिए, ये भी 0 ये भी 0, तो ये बनाना है। इतने 2 कंडीशन हमें फुलफिल कर देना है
तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो एचेलॉन फॉर्म में या रो रिडक्शन फॉर्म में या रो कैनोनिकल फॉर्म में और रो रिडक्शन एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही यहाँ पर दिखाया गया। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल के लिए 1 2 3 0 0 1 वो 0 0 0, तो यहाँ पर है एचेलॉन ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये 1 तो है, ये 1 है, इसके सारे कॉलम में और इससे छोड़कर सारे कॉलम में जो एलिमेंट होने चाहिए वो सभी के सभी 0 होने चाहिए, तभी ये होगा रो कैनोनिकल फॉर्म में या रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ठीक, तभी ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है, लेकिन अगर 3 0 हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा रो कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नॉट अ रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म या रो कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पर देखते हैं 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2, तो ये कहीं तक हम बोल सकते हैं कि हाँ रो रिड्यूस्ड क्या है, रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, ये रो कैनोनिकल फॉर्म भी है ये वाला। अब इसे देखें 2 3 2 0 4 5 6 0 0 0 1, ठीक, और यहाँ पर है -3 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 पूरे 0। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम पिवोट एलिमेंट की बात करें तो पहला 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, ये सब 1 होने चाहिए। और जो इस कॉलम इसको छोड़कर कॉलम में और जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सभी के सभी 0 होने चाहिए। ठीक, और यहाँ पर इस 1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होने चाहिए और सब के सब 0 होने चाहिए कॉलम में, अपने कॉलम में। यहाँ 6 है, इसे 1 बना देना चाहिए। 1 बनाने के बाद में जितने भी कॉलम में एलिमेंट हैं उन सबको हमें 0 करना है। किसके हेल्प से, हमें लगाना एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसी की हेल्प से सबको 0 बनाना है और 6 को 1 बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है, तो एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स है तो नॉट मैट्रिक्स नॉट आर रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता क्या है, यही है कि जैसे R1 है, इसको हमें चेंज करना है किस में, R3 में। ठीक, यानी कि हम R1 को R3 में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वाला बता रहा है। और सेकेंड वाले की बात करें, ये बता रहा है कि R1 है, ठीक, R1 रो है और इसमें हम R1 में 2R1 कर रहे हैं, यानी कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेकेंड रो बता रहा है इसके बारे में। और ये R3 है, R3 क्या बता रहा है, ये सब मैट्रिक्स के लिए बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स दी हुई तो इस पर ऑपरेशन लगाना है। तो RI का मतलब क्या होता है, तो मान ली हमने R1 है, R1 टाइम्स 2 R1, मान लिया हमने R1 फिर प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, तो हम प्लस करेंगे और यहाँ पर 2 R3 कर दिया, या फिर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 कर दें टाइम्स 2 R1 माइनस R3 कर दें, तो ये भी लगा सकते हैं। तो इस ऑपरेशन का मतलब यही कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है और मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में या रो रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म में या रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, यही सब फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर देखें रो इक्विवेलेंट, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स है, ठीक, इसे हमने क्या किया, इस पर रो ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। तो रो ऑपरेशन जब लगाया तो एक हमें लास्ट में जाकर एक एचेलॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स मिली, ठीक, मैट्रिक्स मिली, तो जो वो ये वाली मैट्रिक्स मिली है जो इसका आंसर होगा, ठीक, या ये जो मैट्रिक्स होगी ये इसके इक्विवेलेंट होगी, जो ए वाली है, पहले जो हमारी सबसे पहले मैट्रिक्स दी है उसी से हमें ये मैट्रिक्स मिली है ना ऑपरेशन लगा के, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। वही बात कर रहा है कि रो इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वही है कि जब हम ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स से पर तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, वो मैट्रिक्स जो होगी वो बी मैट्रिक्स मान लो, तो वो मैट्रिक्स क्या हुई, ए के इक्विवेलेंट होगी। तो यही बताया गया है यहाँ पर। तो मैट्रिक्स एस आर टू बी द इक्विवेलेंट ए मैट्रिक्स, ठीक, बी, तो ए इक्विवेलेंट बी सच दैट इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और
क्या लिखा है, इन केस बी आल्सो बिकॉम एचलन मैट्रिक्स, तो जो बी है वो एक एचलन मैट्रिक्स है, वी कैन से दैट, तो बी इज नॉन एचलन फॉर्म ऑफ ए। ठीक, तो यानी कि ए जो है इक्विवेलेंट है बी के, ए ऑफ एचलन फॉर्म, तो ए इक्विवेलेंट है बी के, तो वही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम देखने वाले हैं। जैसे सपोज मान लिया कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, आर रो, ठीक, रो इक्विवेलेंट एचलन मैट्रिक्स विथ पर्सपेक्टिव पिवोट एंट्रीज एज A1 J1 A2 J2 डॉट 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 AR JR, ठीक, एंड ये A1 J1 है क्या, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेकंड रो, यही है। तो B1 K1 B2 K2 डॉट 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 BS KS, ये है एक पिवोट एलिमेंट, मतलब ये वाले हैं मैट्रिक्स ए के, ये है मैट्रिक्स बी के, क्या ये हैं डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो देन ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ नॉन जीरो दैट इज आर इक्वल टू एस, यानी कि आर इक्वल टू एस एंड द पिवोट मैट्रिक्स पिवोट एंट्रीज आर इन द सेम पोजीशन, दैट इज J1 इक्वल टू K1 J2 इक्वल टू K2 डॉट JR इक्वल टू KR, यानी कि एस इक्वल टू आर इक्वल टू एस है, मतलब दोनों में बराबर हैं जो एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो J1 इक्वल टू हो जाएगा K1 के, J2 इक्वल टू K2 के, यानी कि जो मैट्रिक्स हमने, जैसे मैट्रिक्स ये ए है 2 3 4 5, इसे कन्वर्ट किया एचलन फॉर्म में, तो हमें इसका भी डायग्राम मिला 2 5 0 6। तो यहाँ पर बात करें तो ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, तो यही डायग्नल की बात कर रहा है, तो ये दोनों बराबर है, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दोनों बराबर होंगे जब एक मैट्रिक्स पर एचलन मैट्रिक्स, जब हम एक मैट्रिक्स पर क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक भी थ्योरम है, क्या दिया है, एवरी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू यूनिक मैट्रिक्स इन रो कैनोनिकल फॉर्म, यानी कि अगर रो कैनोनिकल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स ए है उसके इक्विवेलेंट होगी, तो और यूनिक होगी, मतलब यूनिक मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी उसके। ठीक, तो यही बताने की बात कर रहा है ये थ्योरम। तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, वही कोई भी मैट्रिक्स मान के उसे आप प्रूव कर दीजिएगा बस। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, आर इक्वल टू रो, रो क्या है यहाँ पर, यानी कि आर इक्वल टू रो, तो यहाँ पर हम रैंक को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं या रो से डिनोट करते हैं। डिफाइन द नंबर ऑफ पिवोट इन एन एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो नंबर ऑफ पिवोट या नंबर ऑफ लीडिंग अननोन होते हैं। तो सेकेंड है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम अ मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स बी अ द रैंक ऑफ ए इन द डिनोटेड बाई रैंक आर ऑफ ए और रो ऑफ ए, इससे डिनोट करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो जितने हमें इंडिपेंडेंट रो मिलेंगे वही हमारे रैंक हो जाएंगी, और जितने हमें डिपेंडेंट मिलेंगे यानी कि 0 0 फॉर्म में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो रैंक में काउंट नहीं होंगे। या तो हम नंबर ऑफ जो पिवोट हैं उन्हें काउंट कर लें कि जैसे एक मैट्रिक्स है नंबर 2 3, तो 1 2 3 एलिमेंट है नंबर ऑफ पिवोट या लीडिंग अननोन, तो यहाँ पर रैंक क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी 3। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंडिपेंडेंट रो, तो 3 रैंक इससे भी हो जाएगी। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज और रो इक्विवेलेंट की बात करें तो ए इक्विवेलेंट होगा कब, फॉर ए के, तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्विवेलेंट होगी कब, इफ ए इक्विवेलेंट बी एंड बी इक्विवेलेंट ए के है, इफ ए इक्विवेलेंट है बी के, बी इक्विवेलेंट है सी के, देन ए इक्विवेलेंट होगा सी के, तो ये भी एक कंडीशन है। तो एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है रेड्यूस द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसे हमें रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में और रो कैनोनिकल फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, इससे पहले हमने यहाँ से
साइड पकड़ा और यहाँ एक डायगोनल खींच दिया, तो ऊपर के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे। बनाना इधे और इसे हमें जीरो कन्वर्ट करना है, तब हमें ये मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया ये। तो R2 मतलब दूसरा रो, और R2 माइनस 2R1 मतलब माइनस जो R1 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दिया, तो वही यहाँ पर ऑपरेशन लगाया गया। तो R2 है हमारा 1 और 2 माइनस R2 है हमारा 2 और माइनस 2R1, तो 2R1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया R1 तो हमारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, यहाँ पर R2 में चेंज हो रहा है। तो जब R2 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हो गया R1 वैसे ही रहेगा। तो 1 2 माइनस 3 1 2, यहाँ पर 0 0 2 4 6 3 6 माइनस 6 9 13। फिर यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R3 में, ये बस इस वाली रो में R3 टाइम टू R3 माइनस 3R1। तो यहाँ से हो गया 1 2 माइनस 3 1 2 0 0 2 4 6 0 0 3 6 7, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। नोट फॉलो एचेलॉन फॉर्म। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एचेलॉन फॉर्म, ठीक। अब हम यहाँ पर मतलब ये अभी जो मैट्रिक्स है एचेलॉन फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम डायगोनल खींचेंगे तो ये एलिमेंट अभी जीरो नहीं हुआ है, तो इसे भी जीरो करना है। तो हमने क्या किया, R2 टाइम टू 3R2 कर दिया, तो ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। तो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया 2 1 2 माइनस 3 1 2 0 0 0 3 6 9 0 0 3 6 7, ठीक। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया, क्या यहाँ पर लगाया, जो हमारा रो 3 है ये वाला रो माइनस कर दिया, रो 3 माइनस रो 2, ये रो 2 है उससे रो 3 को माइनस कर दिया। तो जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 3 तो 0 हो जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, 9 7 तो यहाँ हो जाएगा 2। तो वही यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर 1 2 माइनस 3 1 2, यानी R3 में चेंज होगा, बाकी जो R1 R2 है ये सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे जाए। तो वैसे लिख दिया हमने 0 0 3 6 9 0 0 0 0 माइनस, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये कन्वर्ट हो गया है एचेलॉन फॉर्म में, ठीक। एचेलॉन फॉर्म में तो ये कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी रो कैनोनिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पर ये हो गया पिवोट एलिमेंट, ये हो गया पिवोट, ये हो गया पिवोट, ये हुआ पिवोट। क्या करना है हमें, इससे 1 बनाना है, इससे 1 बनाना है, इससे 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद रो एलिमेंट का ऑपरेशन का यूज़ करके इसको छोड़कर बाकी सबको जीरो करना है इस कॉलम में, इसको छोड़कर बाकी सबको जीरो करना है इस कॉलम में, इसको छोड़कर बाकी सबको जीरो करना है इस कॉलम में, तब हमारा कन्वर्ट होगा रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में या रो कैनोनिकल फॉर्म में। अब हमने वही किया है, मैट्रिक्स लिखे यहाँ पर 1 2 माइनस 3 1 2 0 0 3 6 9 0 0 0 0 माइनस 2, R2 कन्वर्ट कर दिया, ऑपरेशन लगाया हमने R2 टाइम टू R2/3, यानी कि R2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये वाली रो को 3 से डिवाइड कर दिया। फिर कन्वर्ट R3 टाइम्स टू R3/-2, इस R3 ये हो गई, इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर पिवोट इन कॉलम गिवन अप, पिवोट टोटली कॉलम एलिमेंट कन्वर्ट R0, मतलब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, बाकी सब इसमें तो जीरो ही है, बस हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में या रो कैनोनिकल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया उस वाले मैट्रिक्स में ऊपर वाले, यहाँ लगाया R1 है कि फर्स्ट रो
टाइम्स टू R1 प्लस 3R2, यानी कि R1 में हमने 3R2 को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 1 2 0 7 11 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1। ठीक, अब यहाँ पर लगाया ऑपरेशन R2 टाइम टू R2 माइनस 3R3, यानी कि ये हो गई हमारी रो टू में क्या किया, 3 जो R3 है इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस हो गया, ये हो गया 0, तो ये 0 ये 0, ये हो गया 1 11 हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 7, ये ऐसे हो गए मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाएंगे R1 टाइम्स टू R1 माइनस 11 R3, तो R1 है, R1 कौन सा है, ये वाली, इसमें क्या किया R1 माइनस कर दिया, R3 है इसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई करके इस जो हमारी रो फर्स्ट है इससे माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। कैसे देखें, 1 है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, 1 है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक, पहले हम पीवोट एलिमेंट देखेंगे, पीवोट एलिमेंट जिस कॉलम में है, ये हो गया पीवोट एलिमेंट, ये हो गया पीवोट एलिमेंट सारे के सारे 1 हैं, और जो उसकी कॉलम में है पीवोट एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब कॉलम में जो एलिमेंट हैं या एंट्रीज हैं वो 0 हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, इसी का दूसरा नाम है रो कैनोनिकल फॉर्म, तो ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दी रखी हुई हैं, तो x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 5, और यहाँ पर दिया है 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 और प्लस x4 इक्वल टू 3, यहाँ पर दिया है 3x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 माइनस 2x4 इक्वल टू 1। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया इस कोएफिशिएंट का, 1 1 माइनस 2 4 5 2 2 माइनस 3 1 3 3 3 माइनस 4 माइनस 2 1। यहाँ से हमने एक डायगोनल खींचा ये। ठीक, अब ये और ये इन तीनों एलिमेंट को हमें बनाना है 0, तब ये कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में, कन्वर्ट होगा एचेलॉन फॉर्म। और हमने ये क्या लिखा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे भी ला के इसी मैट्रिक्स के अंदर सब्ज्यूम कर दिया है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R2 टाइम्स टू R2 माइनस 2R1। ठीक, ये मैट्रिक्स लगाया हमने, तो यहाँ पर हो गया 1 1 माइनस 2 4 5 0 0 1 माइनस 7 3 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक, यानी जो R2 रो है हमारी ये वाली, इसमें क्या किया, जो R1 है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दिया, वही यही ऑपरेशन यहाँ पर लगा है। फिर इसमें क्या किया हमने 3R3, यानी कि जो R3 रो है टाइम्स टू R3 माइनस जो R1 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 4 5 0 0 1, और ये हो जाएगा 7 माइनस 7 0 0 2 माइनस 14 और माइनस 14। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ऑपरेशन R3 टाइम्स टू R3 माइनस 2R2, यानी कि जो R3 रो है ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी R2 है इसमें हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे इससे R3 से, तो ये ऑपरेशन हमारा लगने वाला है इसमें, ये ऑपरेशन लगा हमारा इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 1 0 माइनस 10 6, ठीक, 0 0 माइनस 1 माइनस 7 0 0 0 0 और 0 यहाँ पर हो गया। ठीक, अब क्या किया हमने यहाँ पर, अब हमने अलग अलग इसे लिख लिया, तो 1 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 10 7 0। ठीक, और x1 x2 x3 x4 इसे हमने AX इक्वल टू B के फॉर्म में लिखा है, यानी कि जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसे अलग कर दिया है। तो ये हो गया, जो इस साइड आया -9 -7 0। ठीक,
ये हो गया। अब यहाँ पर बात करें पीवोट वेरिएबल। पीवोट वेरिएबल कौन से होंगे, यहाँ पर होंगे जो x1 और x3 होंगे, ये हो गए हमारे पीवोट वेरिएबल, ठीक। और यहाँ पर फ्री वेरिएबल की बात करें तो x2 और x4 जो होंगे ये होंगे हमारे फ्री वेरिएबल, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें x1 प्लस x2 माइनस 10x4, ठीक। 10x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9। x3 प्लस 7x4 इक्वल टू प्लस का 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन होंगी दो हमारी। तो हमने क्या किया, यहाँ से x1 इक्वल टू हमें x1 इक्वल टू -9 और यहाँ से हो गया -x2 प्लस 10x4 इस साइड ले आए, और x3 इक्वल टू 7 और -7x4, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जो आंसर आया है वो एक जनरल फॉर्म में आया है, मतलब जो हमने जो ये दो इक्वेशन मिली हैं इन्हें क्या किया, x1 को इस साइड रखा और जितने ये x2 माइनस 10x4 है इसे ले जाकर -9 उस साइड कर दिया, और यहाँ पर x3 इस साइड रखा और बाकी को इस साइड कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर बात करें तो एक्जिस्टेंस थ्योरम कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अननोन विथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम। तो ए कॉमा बी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ओवर इसे इससे भी डिनोट करते हैं ए रेशियो बी। यहाँ पर हो गया ए रेशियो बी, देन द सिस्टम है जो सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तब सिस्टम के पास एक सोल्यूशन होगा। तो ये हमारी थ्योरम बोल रही है। तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं द सिस्टम है या सोल्यूशन इफ अ एचलन फॉर्म ऑफ एम डज नॉट हैव अ रो ऑफ द फॉर्म 0,0,0,0, बी, यानी कि अगर बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। इफ एन एचलन फॉर्म, एक एचलन फॉर्म में ऑफ मैट्रिक्स एम डज हैव सच अ रो देन बी इज अ पिवोट ऑफ, जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, बट नॉट अ ए एंड हेंस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, उसका जो रैंक होगा वो क्या होता है, ग्रेटर देन होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के। अदरवाइज द एचलन फॉर्म ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव द सेम पिवोट है, ठीक। तो ये हमारा हो गई थ्योरम, ये प्रूव हो गई, ठीक। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूनिक थ्योरम, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जैसे कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन है, जिसके क्या है एन अननोन है विथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी, ठीक है। और द सोल्यूशन इज यूनिक इफ, यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा कब, जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो होगा किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होगा, और जो ये दोनों रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होंगी, तब हमारा जो सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन हो गया। यानी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रही तो वो हमारा तब वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन होगा एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक। प्रूफ जैसे कि हमने द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन एचलन फॉर्म हैज नो फ्री वेरिएबल, यानी कि अगर एचलन फॉर्म जो मैट्रिक्स है उसके पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं, सारे सारे क्या है पिवोट या लीडिंग वेरिएबल है, ठीक। तो दिस मीन देयर इज अ पिवोट फॉर ईच अननोन अकॉर्डिंगली। तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि पिवोट फॉर ईच अननोन, मतलब एक प्रत्येक अननोन के लिए एक पिवोट एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पर जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगी वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होगी, और ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर होंगे जो उस मैट्रिक्स में दिए होंगे, ठीक। या इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिए होंगे। यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे A11 A22 डॉट 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 A1n सेकेंड रो है, A21 A22 डॉट डॉट A2n डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चला आया AN1 डॉट डॉट AM2 डॉट 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 AMN, ये हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा हमारे क्या कोफिशिएंट,
अननोन b1 b2 b3 डॉट डॉट bn, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ये हमारी क्या हो गई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो इसमें n अननोन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ कॉलम है, n नंबर ऑफ रोज है। ax इक्वल टू बी को फॉर्म में लिखा तो ax इक्वल टू बी, और यहाँ हो गया कॉलम वेक्टर। अब यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे सपोज एक थ्योरम है, सपोज द फील्ड के इज इनफाइनाइट, मतलब जो हमारा फील्ड के है वो इनफाइनाइट है। सिस्टम ax इक्वल टू बी हैज क्या क्या सोल्यूशन होंगे, एक होंगे यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो प्रूव दैट if satisfied to show that ax equal to b has more than one solution, then it has infinite many. Suppose u and v are क्या है, distinct solution of the ax equal to b के हैं, तो that is au equal to b and ab equal to b। ठीक है, then for any k belong to k कर रहा है, तो a u प्लस k और u माइनस v इक्वल टू ए यू प्लस के ए यू माइनस ए वी। ये थ्योरम है, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगे। ये एक बार में समझ में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर b प्लस के और b माइनस बी और यहाँ पर इंटू वी। ठीक, थर्स फॉर ईच के बिलोंग टू के द वेक्टर u प्लस के u माइनस वी, ठीक, इज अ सोल्यूशन। तो वेक्टर जो u प्लस के है और u प्लस के और u माइनस वी इज अ सोल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b बिकॉज ऑल सच सोल्यूशन आर डिस्टिंक्ट। ठीक, यानी कि जितने भी सोल्यूशन हैं वो अलग अलग डिफरेंट हैं। तो ax इक्वल टू b हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरम। ठीक, व्हेन द सिस्टम कंसिस्ट द थ्री कंडीशन नॉन डिजनरेटेड इक्वेशन ऑफ द, यानी कि इक्वेशन ऑफ द थ्री अननोन, देन दियर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द प्लेन h1 h2 और h3 इन R3 में। ठीक, अगर थ्री इक्वेशन दी हुई हैं और जिसमें थ्री अननोन है तो R3 प्लेन में आएंगे, यानी कि थ्री डायमेंशन के प्लेन में आएंगे। तब क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होंगे। तो यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, जैसे एक लाइन ये है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तीनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। मान लिया कि एक प्लेन ये है और इसी के एक प्लेन ये गया और एक प्लेन ये गया। अब यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा क्योंकि एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक, यानी कि ये हम कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पर जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक लाइन इस साइड जा रहा है, एक लाइन इस साइड जा रहा है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक, अब वैसे यहाँ पर है, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक प्लेन ये हो गया, ठीक, और एक प्लेन ये, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला होना चाहिए, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और यहाँ पर एक जेड एक्सेस है जो इसी के पैरेलल है, या तो ये एक लाइन है, दो लाइन है, इस पैरेलल में है। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा क्योंकि कहीं पर दोनों लाइन जो है किसी को कट नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब थ्योरम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है तो उस मैट्रिक्स में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो प्रूव करना है, तो इफ़ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो देन क्या मान लिया हमने, ए इनवर्स बी इज अ यूनिक सोल्यूशन इफ जब मान लिया इफ ए जो ए मैट्रिक्स ए है इज इन्वर्टेबल, देन ए इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल टू आई बी, यानी कि ए इनवर्स हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई बी, और आई बी का मतलब आई का मतलब 1, तो हो गया बी, एंड हेंस ए इनवर्स बी इज अ सोल्यूशन। नाउ सपोज वी इज एनी सोल्यूशन, सो अगर वी एक सोल्यूशन है तो हम एक्स ए एक्स इक्वल टू बी की जगह पे, एक्स की जगह पे वी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू बी, देन वी इक्वल टू आई वी।
वी इक्वल टू आई बी इक्वल टू वी इक्वल टू आई बी, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू वी, तो इक्वल टू ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक। यानी कि ए इनवर्स उठाएगा, ए बी की जगह पे हम बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। 10 मतलब इसलिए द सॉल्यूशन ए इनवर्स बी इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, थैंक यू।